हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज फिर से हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है ऑलरेडी, उसका हमारा पार्ट 3 है उसके बारे में। ठीक है। पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको कवर करा दिए हैं चैप्टर 6 के 2 टॉपिक। एक तो हमारा उपसर्ग हुआ है और दूसरा हुआ है हमारा प्रत्यय। तो ये हमारा थर्ड रहेगा जो कि आपका है समास टॉपिक। ठीक है। इतना इंटरेस्टिंग और इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा बिल्कुल। और समास आपने पहले पढ़ा भी है, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है इसमें। चलिए फिर बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो बच्चे नए जुड़े हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि सभी DLED के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, सब प्रशिक्षु हैं, वो सभी इसका लाभ उठा सके। ठीक है, सभी इजी वे में चीज़ों को समझ सकें। चलिए फिर सबसे पहले पढ़ते हैं समासिक पद या समास एक ही बात होती है, इसका अर्थ क्या होता है। तो समास और एक का प्रयोग होकर एक समासिक पद बना है, शब्द बना है सॉरी। इसमें क्या होता है देखिए, जिन दो पदों में समास होता है वो समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। इसके लिए समास को समझना आवश्यक है। प्रत्यय और उपसर्ग की तरह ही समास भी शब्द रचना का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। 2 या 3 शब्दों को मिलाकर एक ही करना वही समास है। जैसे कि उदाहरण है विद्यालय, माता पिता, रोग पीड़ित, यथाशक्ति आदि समासिक पद हैं। रोग पीड़ित का मतलब क्या होता है, रोग से पीड़ित। तो इतना सारा लंबा चौड़ा ना लिख के जब आप इसको एक संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, जैसे रोग से पीड़ित को आप लिख सकते हैं रोग पीड़ित। ठीक है, लेकिन इसके अर्थ में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनते हैं वो हमारे कहलाते हैं समास। समास होने के बाद परस्पर जो मिले हुए पद होते हैं वो समासिक पद या समस्त पद कहलाते हैं। समासिक पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मेघनाद का विग्रह हुआ है, मेघ के समान नाद है जिसका। ठीक है, तो इन समासिक पद को जब हम अलग अलग कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समास विग्रह। आ गई बात समझ में आप सभी को? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रही होगी क्लास। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं हम यहाँ पर समास के भेद की। तो इससे ऊपर एक चीज़ लिखी है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। समासिक पद में बीच में आने वाली जो विभक्ति होती है, परसर्ग और योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। यदि दोनों पद तत्सम होते हैं तो संधि की स्थिति बनने पर उसमें संधि हो जाती है। जैसे कि विद्या और आल्य में संधि होकर क्या बनेगा, विद्यालय। अब बात करते हैं हम समास के भेद की। तो आपके जो समास के कुल भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कुल भेद होते हैं 6, लेकिन जो आपके मुख्य भेद होते हैं वो 4 माने जाते हैं। ठीक है, देखो कैसे। एक तो आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। लेकिन कुछ जगह पे क्या होता है, जो आपका अव्ययीभाव समास है उसी के पार्ट होते हैं कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, ये और ये इसी के पार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर जो आपके मुख्य भेद होते हैं वो 4 होते हैं और कुल भेद जो होते हैं आपके समास की 6 होते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी पर इस चीज़ को नोट कर लीजिए जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ, क्योंकि आपको ये जो टॉपिक हैं जो आपके DLED में पढ़ाए जा रहे हैं आपके टेट में भी पूछे जाएंगे, इवन सुपर टेट में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉपी पर ज़रूर नोट करिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम, देखो इसमें नीचे लिखा भी है कि कुछ लोग कर्मधारय द्विगु को तत्पुरुष के अंतर्गत मानते हैं। तत्पुरुष के अंतर्गत, सॉरी, हाँ मैंने आपको ये गलत बता दिया, वेरी सॉरी, सो सॉरी भाई। ठीक है, दिल से माफ़ी। हाँ, यहाँ पे मेरा पता नहीं कहाँ पे ध्यान चला गया था एकदम से, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया। लेकिन ये तत्पुरुष के हैं दोनों भेद। ठीक है, साफ साफ यहाँ पर लिखा भी है, तत्पुरुष के दोनों भेद माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। क्लियर भाई? अगर ऐसी कोई मुझसे गलती हो जाया करे तो आप लोग मुझे बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मैं पूरा ध्यान देकर ही पढ़ाती हूँ आप लोगों को। ठीक है, फिर भी देखो टीचरों से भी गलती हो जाया करती है। चलिए फिर माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अव्ययीभाव समास की बात करते हैं। अव्ययीभाव समास क्या होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद प्रधान और अव्यय होता है।
और इसमें जो पहला पद है अव्यय और दूसरा पद क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। तो जो ऐसा समास है उसको हम क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं इसके एग्ज़ाम्पल। इसके एग्ज़ाम्पल बताने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अपने साथ पेन कॉपी लेकर ज़रूर बैठिए। मैं आपको इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊँगी जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, तो आप उनको नोट करते हुए चलना। अब देखिए जैसे इसमें दिया है यथासंभव, तो जैसा संभव हो या संभावना के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन, भरपेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, बेशक, शक के बिना, और आमरण होता मृत्यु पर्यंत या मृत्यु तक। अब मैं आपको अव्ययी भाव समास के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें कहा गया है कि प्रथम पद प्रधान होता है। देखो कैसे, जैसे कि लिखा है पूर, तो पूर का तो कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर हम उसमें भर जोड़ देते हैं तो बनता है भरपूर। तो इसमें पहला पद प्रधान हुआ है ना, पहला पद जोड़ने से ही उसका एक अर्थ निकल रहा है पूर का, भरपूर। ठीक, तो इस तरीके से इसमें पहला पद होता है प्रधान। पहला पॉइंट तो आप ये नोट करिए। दूसरा पॉइंट आप नोट करिए कि जब अव्यय या अविकारी शब्द हो तो प्रथम पद में अव्ययी भाव समास हो जाता है। दूसरी चीज़ आप नोट करिए कि जब बारंबारता का बोध होता है या रेपिटेशन का बोध होता है, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे अव्ययी, तो ये और ये का इसमें रिपीटेशन हो रहा है, तो इस तरीके का जो शब्द होगा उसमें भी अव्ययी भाव समास होगा। क्लियर। अभी जैसे और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे इधर उधर, आगे पीछे, मंद मंद, धीरे धीरे। ठीक है, रातों रात, दिनों दिन, तो रिपीट हो रहे हैं ना ये वर्ड, रातों रात, दिनों दिन, धीरे धीरे। तो जितने भी रिपीट वाले वर्ड होते हैं उन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। चौथी चीज़ आप नोट करना कि जो संख्या के बाद नदी का नाम जुड़ा होता है, जैसे कि त्रिगंगा, चतुर्गंगा, पंचगंगा, ठीक है, तो इनमें भी क्या होता है, आपका अव्ययी भाव समास होता है। तो ये आपका पूरा अव्ययी भाव समास का कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। क्लियर। मैं आपके टारगेट यूपी टेट और सुपर टेट को भी लेके चल रही साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम इसका जो है टाइप पढ़ेंगे तत्पुरुष। अब देखो तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब क्या है, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो। अव्यय में पहला पद प्रधान और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष माना जाता है। या ये कह दो इसमें कि पहला बड़ा होगा और जो दूसरा पद है वो छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या लिखा है, जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास होता है। इसमें कर्म कारक से लेकर अधिकरण तक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जिस तत्पुरुष में जिस विभक्ति का लोप होता है उसे उसी कारक से संबंधित तत्पुरुष कहा जाता है। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले एक एक्स्ट्रा चीज़ आप नोट करिए तत्पुरुष के बारे में, जिस समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकले वहाँ तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, जैसे कि भूत बलि, भूत बलि मतलब भूत के लिए बलि। अब के लिए किस कारक का वो होता है, विभक्ति चिन्ह, तो वो होता है संप्रदान का, तो यहाँ पे के लिए का लोप हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका तत्पुरुष। अब बात करते हैं इसके भेद की। सबसे पहला है हमारा कर्म। अब कर्म में जो है वो को विभक्ति का लोप होता है। कौन सी विभक्ति का, को विभक्ति का। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे एग्ज़ाम्पल इसमें भी दिया है, बाकी एक्स्ट्रा में बता दूँगी। ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर आप नोट करिएगा। जैसे ये गुणातीत, गुणों को पार किया हुआ। शरणागत, शरण को आगत। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। या फिर जेब कतरा कह दो, जेब को काटने वाला। तो हर जगह को विभक्ति का लोप हो रहा है। जहाँ भी को विभक्ति का लोप होगा वहाँ पर आपका होगा कर्म तत्पुरुष। सेकंड हम बात करते हैं इसकी कर्ण तत्पुरुष की। तो इसमें से या फिर आपका से या फिर के द्वारा का लोप होगा। जैसे कि शोकाकुल, शोक से आकुल। भूखमरा, भूख से मरा। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। और हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जहाँ पर भी से और के द्वारा का वो होगा, क्या बोलते हैं, लोप, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका कर्ण तत्पुरुष। बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष की। यहाँ पर संप्रदान का आपका होता है के लिए।
जब के लिए विभक्ति का लोप होगा तो संप्रदान होगा। जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है। और हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। और जैसे कि हथकड़ी, हाथों के लिए कड़ी, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, या फिर कह दो एक तरीके से जो आपकी लाइब्रेरी है वो, बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी। ठीक है। भूत बलि, भूत के लिए बलि। सब जगह के लिए का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है संप्रदान। बात आती है आपादान की। आपादान में जो आपका है से का लोप होगा। किसका? से का लोप। लेकिन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, आप खुद देखिएगा इससे कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। से का लोप तो होगा, लेकिन से का लोप किसके अर्थ में होगा? नोट करिए, से का लोप होगा अलग होने के अर्थ में। किसके अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। जैसे कि धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, जन्मांध, जन्म से अंधा, भयभीत, भय से भीत, ऋण मुक्त और ऋण या कर्जे से मुक्त। और जहाँ भी मुक्त हीन किसी शब्द के अंत में जुड़ा होता है वहाँ हमेशा आपादान तत्पुरुष ही होता है। ठीक है। जहाँ पर भी मुक्त हीन जुड़ा हो शब्द में वो क्या होगा? आपादान तत्पुरुष। ध्यान रखेंगे आप इसको कि से का प्रयोग तो होगा, यहाँ पर से का लोप तो होगा, क्योंकि देखो से विभक्ति का लोप कर्ण तत्पुरुष में भी हो रहा है और इसमें भी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि यहाँ पर से का लोप अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता अलग होता है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं। इसमें जो संबंध कारक का चिन्ह है वो होता है का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे गंगा तट, गंगा का तट, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पवन का पुत्र, भारतवासी, भारत के वासी, लोकतंत्र, लोक का तंत्र। ठीक है। बात आती है फिर अधिकरण तत्पुरुष की। इसमें में या पर का लोप हो जाता है। जैसे कि आप बीती, आप पर बीती, दानवीर, दान में वीर, शरणागत, शरण में आगत, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, कला प्रवीण, कला में प्रवीण। क्लियर सभी को? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद। और उत्तर पद मैंने आपको क्या बताया था? उत्तर पद होता है आपका दूसरा पद और पूर्व पद होता है पहला पद। क्लियर? सॉरी। अब इसमें क्या होता है, तो ये जो हमारा कर्मधारय समास है ये हमारा थर्ड समास है सबसे पहली बात। ठीक है। अभी तक हमने दो समास पढ़े। सबसे पहला हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास, दूसरा पढ़ा तत्पुरुष, और तत्पुरुष के भेद हमने पढ़े। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? कर्मधारय की। तो इस पद में, इसमें क्या होता है, उत्तर पद यानी जो दूसरा पद होता है प्रधान होता है, लेकिन पहला पद विशेषण और दूसरा जो पद होगा वो संज्ञा या सर्वनाम होगा। जैसे कि नील कमल। ठीक है। इसमें नील क्या है? विशेषण है, किसी की विशेषता बताई जा रही है, और कमल क्या है? संज्ञा। बाकी के उदाहरण मैं आपको बताती हूँ इसमें। वेट अ सेकेंड, कुछ मैं अपने आप से भी आपको बताऊँगी इसमें, आप नोट करिएगा ज़रूर। ठीक है। देखिए जैसे कि चंद्रमुखी, वैसे इसमें भी दिया है पीतांबर। पीतांबर का मतलब क्या होता है? पीला अंबर, नील गगन, नीला गगन। ठीक है। देखिए आप जहाँ पर भी देखेंगे पहले पद की क्या बताई जा रही है? विशेषता। और दूसरा पद क्या है? संज्ञा। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। महापुरुष, महान है जो पुरुष। लोह पुरुष, लोह जैसा शक्तिशाली पुरुष। इस समास में कभी कभी विशेष्य, संज्ञा या सर्वनाम पहले भी आ जाता है। जैसे कि घन श्याम, तो घन के समान श्याम। ठीक है। चरण कमल, कमल के समान चरण। देह लता, लता के समान शरीर। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से है फिर मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र। ठीक है। तो ये बात हुई है। एक एग्जाम्पल और, जैसे कि दानवीर, तो वीर कैसा है? दानवीर है, इसमें विशेषता बताई जा रही है। तो ये आपका हुआ कर्मधारय समास। बात आती है आपकी द्विगु समास की। देखो द्विगु समास बहुत इजी है। इसमें क्या है, जो आपका पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, आपके नंबर को बताता है, और दूसरा पद जो है वो संज्ञा होता है। और ये भी दो प्रकार का होता है आपका जो द्विगु समास है। ठीक है।
जिसमें समुदाय या समाहार का बोध होता है पहला, और दूसरा है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे चौराहा 4 राहों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। दूसरा है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि प्रहर, अगर खाली प्रहर लिखेंगे तो हम कुछ मतलब नहीं निकलेगा इसमें। उत्तर पद, हाँ सेकंड पद प्रधान होता है। जैसे हमने लिखा दूसरा, तो दूसरा क्या, दूसरा प्रहर, प्रहर से इसका पूरा मतलब निकल रहा है, ठीक है। ऐसे ही जैसे 5 लेकिन क्या, 5 नाम, ठीक है। तो पूरा इसमें दूसरे पद पे डिपेंड कर रहा है सब कुछ, ठीक है। तो ये बात हुई आपके द्विगु समास की। सबसे इजी है, आप इसे संख्यावाचक मतलब जो नंबर से है, नंबर से आप किसकी पहचान कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पढ़ते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो तो वो होता है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। और बराबर या समानता, ये कह दो कि जो आपका द्वंद्व समास होता है, वैसे तो इसके भेद भी हैं लेकिन इतना डीप आपका नहीं आएगा टेट में भी, ठीक है। तो द्वंद्व समास पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए अब। माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राग द्वेष, राग या द्वेष, भला बुरा, भला या बुरा, दाल भात, दाल और भात, ठीक है। तो सभी में और या इन सभी का लोप पूरा है, ठीक है। तो ये हुआ आपका द्वंद्व समास। बात आती है फिर आपकी बहुव्रीहि समास की। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो लेकिन दोनों पद अपने साधारण अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करें, वो होता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। इसका एक नाम और है योग रूढ़ि समास भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योग रूढ़ि समास, ठीक है। नोट करते चलिए जो भी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अब देखिए बहुव्रीहि समास, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मतलब कि शिव। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो हैं प्रधान होने के बाद एक अलग अर्थ को, मतलब तीसरे अर्थ को दर्शा रहे हैं, तो ये होगा बहुव्रीहि। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश, षडानन, षठ है आनंद जिसका कार्तिकेय, चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके शिव, पंकज यानी पंख, कीचड़ में जिसका जन्म होता है, ठीक है, यानी कमल। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? हाँ, इसमें जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, लेकिन वैसे इसकी डेफिनेशन देखो मेरे तरीके से तो ये भी हो सकती है कि ना इसमें पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें प्रधान कौन सा पद होता है? तीसरा पद। कौन सा? तीसरा पद। क्लियर बात समझ में आ गई आपको यहाँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर एक्टिविटी दी गई है, ये तो आपके लिए है, प्रशिक्षुओं के लिए, कि आप किस तरीके से बच्चों को समास एक बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। मैंने आपको एक एक पॉइंट बहुत क्लियर तरीके से समझा दिया है। इतना डीप आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। चाहे तो आप कहीं भी विज़िट करके देखिए। मैं ये नहीं कहती कि मैं बिल्कुल बेस्ट हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को टेट लेवल तक, स्टेट के लेवल तक का आपको पढ़ा दिया जाए यहीं पर, क्योंकि अगर आप यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी ये कह दो कि आपके लिए बिल्कुल भी टिपिकल नहीं होगा स्टेट निकालना। बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्लियर? लेकिन मेहनत आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ डबल, लेकिन आप उसका अगर 80% भी कर लेते हैं तो इनफ है। चलिए फिर ये बात हुई। आज हमारी क्लास जो हमारा 6th है वो हमारा हो चुका है कंप्लीट, सॉरी चैप्टर 6th, ठीक है। 6 चैप्टर हमने पूरे कवर कर लिए हैं। चैप्टर 7 हमारा चलेगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे जितनी भी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं उनको कॉपी पर नोट करके रिवीजन करिएगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई किसी तरह की क्वेरी है तो वो मुझसे कभी भी पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। और आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए अपना, क्योंकि आपका जो ये सेमेस्टर है, मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, आपके लिए सेमेस्टर में बिल्कुल भी टाइम नहीं है। विद इन ये कह दीजिए कि 3 और 4 मंथ में आपका ये सेमेस्टर हो जाएगा कंप्लीट,
क्योंकि जितना टाइम आपको सेमेस्टर 1 के लिए मिला है उतना सेमेस्टर 2 के लिए मिलना इम्पॉसिबल है। क्लियर? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।